स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 9th क्लास के बच्चों के लिए। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 11 तारीख की, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर न्यू स्टार्ट हो गया है गुरुत्वाकर्षण। उसमें आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ओके, तो चैप्टर को अच्छे से समझना है बेटा। स्टार्टिंग है चैप्टर की, अच्छे से समझते चलोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ज्ञान क्या पूछा, जिज्ञासा दीदी गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या होता है। तो ज्ञान यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर तरफ चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के केंद्र की ओर खींचने वाला, ठीक है, अभिकेंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर खींचने वाला बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। ठीक है, क्या होता है, ये इनके बीच में एक बल लगा रहता है दोनों की तरफ, पर ये आपस में कभी नहीं टकराते। इसी बल से ये घूमते रहते एक दूसरे की तरफ। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर वस्तु एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। वह बल जिसके द्वारा क्या होती है, कोई भी वस्तु क्या करती है, किसी भी अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ओके, अब बेटा देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब यहाँ पर एक बात और समझो बेटा, जो ये सेब है ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे ही आया। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है उसने इस पर क्या लगाया, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आप भी गिरते हो या कुछ और सामान गिरते हो तो वो सारे क्या होते हैं बेटा, पृथ्वी की तरफ आते हैं। ठीक है, मतलब कि नीचे की तरफ आते हैं, पृथ्वी उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए वो नीचे की तरफ हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या बोला, जितनी भी इस संसार में वस्तु हैं वो सारी क्या करती है, दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, अब आप कहोगे पृथ्वी की तरफ हम गिरते हैं लेकिन पृथ्वी तो हमारी तरफ नहीं आती, तो पृथ्वी को भी हम अपनी तरफ आकर्षित करते, लेकिन बल जिसका ज़्यादा होगा उसी की तरफ क्या होगा, झुकाव होगा। अब दो फ्रेंड है बेटा, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो जो क्या होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा वही तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये मतलब थोड़ी है कि जो कमज़ोर था उसने ताकत नहीं लगाई उसने भी, लेकिन उसका बल कम था किसकी अपेक्षा, ताकतवर की। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है ये समानुपाती, और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा। देखो क्या होता है, जो एक गुण है ये इसके समानुपाती होता है, किसके, जो द्रव्यमान m1, मान लो दो वस्तु हैं m1 m2, इनके तो क्या हो गया, ये बल व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, और जो दूरी है इनके बीच की उसके क्या होगा, सॉरी ये तो समानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर के, मान लो d डिस्टेंस है तो d का स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमानों के तो क्या होगा, गुणनफल के, गुणनफल होता है गुना, इन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती और इसके योग के, ठीक है, इसके क्या है बेटा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अब बेटा देखो, यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, और ये बल बेटा ये दोनों रेखाओं को जो रेखा मिलाती है इस दिशा में ये लगता है कि ये इसको खींचता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला इसको खींचता है अपनी तरफ। यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए बी का द्रव्यमान क्रमशः m और m हो, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी d हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F होगा। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F होगा द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और केंद्र के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो देखो दो वस्तुएं थी, एक m मास, एक m द्रव्यमान की और एक छोटे m द्रव्यमान की, तो इनके तो समानुपाती हो गए, और इसके इन दोनों के बीच की जो केंद्र से दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा वर्ग के। ठीक है, ये कर दिया। अब केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, दोनों इधर बराबर है तो हम क्यों क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम m, ठीक है, अपॉन में d की स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम ये हटाते हैं तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बेटा, इसका मतलब क्या होता है, एक
मतलब कि प्रोपोर्शन में, ठीक है, एक समान अनुपात में, कि अगर ये वैल्यू 1 है तो ये मान लो उस समय पर 2 है, तो अगर ये वैल्यू 2 हो गई तो ये उस समय पर क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो मतलब किस अनुपात से वो इसके कंपैरिजन में दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, इसके कितना गुना बढ़ रही है। तो देखो जब ये कितनी है बेटा कि 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी 6, क्योंकि 1 थी ये इसका डबल थी, 2 उसका डबल, तो ये कितने से बढ़ रही है बेटा, 2 से, 2 के गुना से। x मान लेते हैं हम ये वैल्यू को, ठीक है। इसको यहाँ पे देखो 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू में 2 इंटू में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 है इसके इक्वल, लेकिन कितने प्रपोर्शन में, 2 के। फिर 2 अगर ये वैल्यू होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 2, ठीक है। फिर ये 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू में 3। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू इस अनुपात के समानुपाती, और ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर इक्वल लगा के कांस्टेंट लिख देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को ना भी करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो 1 है वो किसके प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, इस वैल्यू के। 2 है तो ये भी 2, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ये हमेशा दोनों में क्या है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना हटा के क्या कह देते हैं, 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 के, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। अब बेटा अगर हमें ये हटाना है तो हमें ये कांस्टेंट वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 लिखेंगे फिर, ठीक है। तो यही हमने किया कि f क्या था हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर हम इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेते, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आएगी हर बार, कुछ भी वैल्यू पुट करो इनकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जहाँ पर क्या है, ये g क्या है, अनुपाती स्थिरांक है, जो क्या बनाता है, अनुपाती स्थिरांक है, जो क्या बताता है कि ये वैल्यू दूसरे की अपेक्षा में कितनी बढ़ रही है, कितने अनुपात से बढ़ रही है। और इसी को बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोला जाता है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका वर्तमान मान क्या है बेटा, इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो क्या होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसे आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, देखो बेटा जी तो कांस्टेंट है, मास क्या होता है, केजी में मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो f क्या है, g इक्वल टू m इंटू एम अपॉन में d की स्क्वायर। तो यहाँ से g की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी बेटा, g इक्वल टू f d की स्क्वायर अपॉन में m इंटू एम। तो देखो f को क्या मानते हैं हम, न्यूटन, d स्क्वायर, d डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं तो मीटर की स्क्वायर। फिर बेटा अपॉन में क्या है, 2 द्रव्यमान है तो kg की स्क्वायर, यहाँ से ये आया है, ओके। अब बेटा यहाँ पर देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिसमें मुख्य है हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बंद नहीं होगा तो हम पृथ्वी पर नहीं टिकेंगे, हम आसमान में उड़ने लगेंगे, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करता है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है वो गति इसी कारण से कर पाता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता, ये पृथ्वी है, अगर ये चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता इनके बीच में, तो चंद्रमा ऐसे सीधा चला जाता, ठीक है, वो यहाँ पर गति नहीं कर पाता। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की, तो ऐसे ही सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो भी इसी के बल के कारण लगा रही है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा इस कारण से, ठीक है। अब चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा समुद्र में तल के स्तर का बढ़ना और कम होना भी इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, चंद्रमा और सूर्य के कारण क्या होता है, ज्वार भाट आते हैं, क्योंकि वो क्या गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करते हैं, वो क्या करते हैं उसको अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये भी इसी के कारण आता है। नदी में जल का बहना भी इसी के कारण संभव है, ओके। और वर्षा के लिए भी यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो जब बादल हो जाते ज़्यादा भारी हो जाते तो क्या करते हैं, पृथ्वी उनको अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, ओके। तो ये सारा था गुरुत्वाकर्षण का महत्व। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो क्या है बेटा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और सार्वत्रिक नियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये संसार की हर वस्तु पर, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी वस्तु पर ये लागू होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि ये सारा लिख दोगे, इन संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के समानुपाती और वस्तुओं के केंद्र के मध्य के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, ठीक है। और यह बल दोनों वस्तुओं के मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। आप ये लिख दोगे और ये डायग्राम भी बना दोगे, ओके। और फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला भी लिख देना। नेक्स्ट है बेटा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो हमने यहाँ काफ़ी सारे महत्व पढ़े हैं बेटा।
यहाँ से आप लिख दोगे, ठीक है, 3-4 पॉइंट्स। उसके बाद यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। तो बेटा देखो क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुएं और प्राणी वायुमंडल में तैर रहे होते। कोई किसी को आकर्षित नहीं करता। कोई भी वस्तु गिरने पर नीचे नहीं गिरती बल्कि वायु में ही तैरती रहती, जैसे अंतरिक्ष में होता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता और सभी ग्रह क्या करते बेटा, सभी ग्रह सूर्य के और उपग्रह पृथ्वी के, ठीक है, उपग्रह ग्रह के, यहाँ पर पृथ्वी मत लिखना बेटा, ग्रह लिखना। उपग्रह ग्रह के चक्कर नहीं लगाते, यानी कि कोई किसी को आकर्षित नहीं करता या कोई किसी की परिक्रमा नहीं करता। आप ये कह सकते हो ग्रह सूर्य के और उपग्रह ग्रह के चक्कर या फिर परिक्रमा नहीं करता। ओके, ये आपको लिख देना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल में जी का क्या निरूपित करता है, जी, और इसका मान कितना है। तो बेटा देखो जी क्या निरूपित करता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल में जी एक सार्वत्रिक ध्रुवीय स्थिरांक है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, जी क्या है, देखो यहाँ मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिख के देखो क्या लिखोगे कि ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी एक क्या है बेटा, अनुपाती स्थिरांक है। ठीक है, सार्वत्रिक क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। ठीक है, स्थिरांक है और इसका मान कितना है, इसका मान है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी की स्क्वायर। ठीक है, ये केजी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी की स्क्वायर ये है बेटा। तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, ओके। तो ये था बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।